नमस्कार मित्रों, आज हम सीटेट के लिए ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है? पहला है, कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, उसे जांच के लिए भेजना है। यहाँ पे भेजना छूट गया है, भेजना। नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। तो प्रतिभाशाली छात्रों के क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो बहुत तेज तर्राट बालक हैं उनकी क्षमताओं को मतलब अधिक उनको लाभ पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे? तो नई परियोजनाओं में उनकी मदद करेंगे। वो कोई भी नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उनमें आप मदद करेंगे उनकी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाले समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। तो इसका सही जवाब है सी, मूल्यों के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। बस मूल्यांकन करने के लिए आप उसके साथ परिभाषा उससे रटवा नहीं सकते हैं। उसके पढ़ाने का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार क्या है? छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना, उन्हें टिकट में उपयोग होने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करना, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करना। तो रेलवे टिकट का नमूना मतलब आप रेलवे टिकट कोई भी ले गए हैं या यूज किया हुआ या कैसे भी प्रिंट करवा के, तो आप उनको वास्तविक जानकारी दे रहे हैं, वास्तविक जीवन की जानकारी बच्चों को दे रहे हैं। नेक्स्ट है, बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण के चरणों को प्रस्तुत करके, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। तो ऐसा नहीं है कक्षा में दर्शाकर नहीं, बीज बोने के विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए, जैसे किस प्रकार से बीज बोया जाता है आप ये प्रैक्टिकल करके बच्चों को कक्षा में दिखाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? मतलब पहेली और पजल को शामिल करने का क्या उद्देश्य नहीं है? छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। तो सब सही है, ये छात्रों के मन को हम भ्रमित नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे। चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उनका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सा खाना साथ ले जाना। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। तो ये है चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाने के लिए आप उन बच्चों को रोकेंगे। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में क्या शामिल होना चाहिए? शिक्षार्थी और अभिभावक के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक प्रशिक्षण और खेल शामिल
होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य देना चाहिए। उनके मूल्यांकन में जो भी उनकी जो पढ़ाई है उनमें क्या शामिल होना चाहिए। तो इसमें शिक्षार्थी और अभिभावक जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चा जितना समय स्कूल में बिताता है, घर में बिताता है, उतना ही समय वो विद्यालय में बिताता है। और यही टाइम होता है कि बच्चे में औपचारिक या अनौपचारिक गुणों का विकास हो। तो औपचारिक गुण तो इस विद्यालय से उसको मिल जाते हैं, लेकिन अनौपचारिक गुण उसको घर से ही ज़्यादातर मिलते हैं। तो इसलिए दोनों का आपस में बात करना कि बच्चे का क्या रवैया है, किस प्रकार से वो सीख रहा है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि शिक्षार्थी और अभिभावक दोनों निरंतर हमेशा वो एक दूसरे से मिलते रहें और बच्चों के बारे में मीटिंग करके एक दूसरे की राय रखते रहें। बच्चे में क्या ग्रोथ हुई है, पीछे रह गया कि अभी उसकी क्या ग्रोथ हुई है, उस बारे में चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ईबीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को नियंत्रित करने के लिए ये सरल प्रयोग और प्रदर्शन मतलब जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं या जो भी बच्चों को दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, वो क्यों सिखाना चाहिए? क्योंकि बच्चे अपने दम पे सीखने और अवलोकन करने मतलब उनके कौशल का विकास हो, वो कुछ खुद से करना सीखे, करके सीखना जो हमारे उसमें है ना, क्या कहते हैं, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग जो है उस हिसाब से वो करें। क्योंकि बच्चे जब तक खुद से करेंगे नहीं तब तक उनको वो आभास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विविधता और अभ्यास के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। माता पिता, भाई या बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जाना चाहिए नहीं। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों को निर्माण करने, लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पे भी है, करने का अवसर प्रदान करने के लिए दिए जाने चाहिए। मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है? उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। क्योंकि क्या है कि जब मानचित्र पढ़ रहे हैं तो उसमें स्थान होगा, दूरी होगी, जैसे उत्तर प्रदेश में कई ज़िले हैं तो उनके बीच की दूरियां क्या है, ये किस स्थान पे, दिशा, उत्तर प्रदेश किस दिशा में पड़ता है, भारत की सापेक्ष किस दिशा में, अदर कंट्रीज़ के हिसाब से किस दिशा में है, सापेक्ष किस किसके सापेक्ष है, कौन सा दाएं है, कौन सा बाएं। तो जब मानचित्र पढ़ रहे हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अभी आज के लिए तो बस इतना ही। अब नेक्स्ट हम लेंगे ज़रूर। क्या है कि अभी मेरा डाटा का प्रॉब्लम हो जाता है, मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ। लेकिन ये अगर आप देख रहे हैं ना तो आपको सीटेट में ज़रूर अच्छे नंबर दिलाएंगे, आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, तैयारी सब करते रहिए।